जोहार, नमस्ते। राहुल जी आए हैं, राहुल कुमार झा जी आए हैं, वह बंगाबाड़ी के रहने वाले हैं। राहुल कुमार जी पढ़े लिखे हैं, घर के मजदूरों के लिए वह बहुत दिन से लिखते रहे हैं। ये दिल्ली तक की पैदल यात्रा आशिक मुंडा जी के साथ उन्होंने डुअर्स से दिल्ली तक की पैदल यात्रा किए थे और वहाँ मंत्रियों के साथ मिल के इन्होंने डुअर्स के चाय बागानों की गरीबी और उनकी वंचना के बारे में दिल्ली में उन्होंने नेताओं से और प्रेस क्लब में उन्होंने जाके यहाँ के बारे में बताया कि वह लिखने के साथ में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल भी चलाते हैं। स्कूल में वह बच्चों के दिमागी डेवलपमेंट के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। उसी से संबंधित कुछ बातों को जानने के लिए, बात करने के लिए आज मेरे पास आए हैं, लेकिन वो आज बात करना चाहते हैं मुझसे चाय बागान के बारे में। तो राहुल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। और आप सभी को जोहार। आज मैं आया हूँ नेह जी से कुछ चर्चा करने के लिए। चाय बागान इसलिए क्योंकि आज आज़ादी के मतलब 79th गांठ, लेकिन अभी तक चाय बागानों में दैनिक मजदूरी मात्र 250 रुपये है। आज तक एक भी इंच का अधिकार होना चाहिए जो आज़ादी से पहले से चाय मजदूर ही चाय बागान बनाए हैं। जितने भी आप चाय बागान आएंगे देखेंगे, बंगला कोठी हो, सब मजदूरों के हाथ का निर्माण है। लेकिन आज़ादी के उतने वर्षों बाद भी आज पर चर्चा मतलब जानने के लिए हम लोग नेह जी 6th क्लास पढ़ते थे उस वक्त से, तो उनका लेखन का जो रचनात्मक कार्य है वो ज़रूर आप उनके जब अध्ययन करेंगे उनके लेखन को तो ज़रूर आराम से आप समझ जाएंगे कि नेह जी कितने विचारशील होकर लिखते हैं। कोई भी नेह जी का बौद्धिक स्तर क्या है कि कोशिश करेंगे। आज की इतने विरोध लिखने के बावजूद, इतना विरोध होने के बावजूद आज 2024 में नेह जी सिर्फ चाय बागान का मिनिमम वेजेस और ज़मीन का पट्टा जो 5 डेसिमल का जो मुद्दा है उनके लिए सिर्फ MP सांसद के लिए खड़े हो गए। तो आज नेह जी से जानेंगे कि इतना विरोध करते हुए भी या फिर मिनिमम वेजेस, खासकर मिनिमम वेजेस क्यों नहीं मिल पा रहा है, और हमें ये मार्गदर्शन देंगे। देखिए, चाय बागान की जो स्थिति है आज बहुत ही बुरी स्थिति में हैं लोग, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो 6 महीने के बाद में जो नोटिफिकेशन निकलता है जी, उसमें गवर्नमेंट ने 1200 रुपये पर डे का उन्होंने ये किया है मिनिमम जी। सबसे निचले स्तर पर भी अनस्किल्ड लोग हैं भी 500 कुछ 575। तो टी गार्डन वालों को कम से कम मिनिमम वेज तो 500 या 600 रुपये के बीच में मिलना चाहिए, क्योंकि चाय बागान की मिनिमम वेज बोलते हैं ना, तो उसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनका अपना कोई ट्रेड यूनियन नहीं होता है, दाव पेच का उनके पास अपनी क्षमता नहीं होती है ना, उनको सरकार मिनिमम वेज देने के लिए नोटिफिकेशन निकालती है। जुलाई महीना में निकला था, उसमें भी 500 समथिंग उसमें है। यदि संगठित ना हो के यदि मांगा जाए फिर भी 500 रुपया तो मिलना ही चाहिए। और चूँकि चाय बागान संगठित एरिया है, यहाँ ट्रेड यूनियन है, यहाँ ट्रेड यूनियन के काफ़ी करीबन 36 ट्रेड यूनियन है, तो उनकी जो सामूहिक शक्ति है ना, उनसे वो लोग 600-700 रुपये आराम से दिला सकते थे। ऐसा नहीं है कि चाय बागान वाले इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। चाय बागान में देखिए, अभी मजहर डाबरी का एक चाय बागान का, उसमें मूनलाइट रात को वे लोग जब पत्ती तोड़वा के उनसे जो पत्ती बनाना, उसको 1 लाख रुपया करके उन्होंने पर केजी बेचा है। आपका दार्जिलिंग के चाय जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपये के उसमें मिलते हैं, केजी में मिलते हैं। तो डुअर्स के जो चाय का जो उत्पादन करते हैं ना, वो भारत में सबसे ज़्यादा उसी का मतलब ये है। सबसे कम है चाय का रेट केरल और ये कर्नाटक के, लेकिन केरल और कर्नाटक के चाय जिसका दाम सबसे कम मिलता है ना, उन्हीं को सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज मिलता है। इस तरह से करके जब हमारे क्षेत्र की चाय की कीमत ज़्यादा है तो उन्हें तो मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए था, न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं देती है।
हमने 12 से इस लगातार लिखा। हम लोग एक मैगज़ीन निकालते थे निरंग पजरा करके, उसमें हम लोग का यही उद्देश्य था कि लोगों तक पहुँचे कि मिनिमम वेज क्या है और ज़मीन का अधिकार क्या है। तो मिनिमम वेज को ट्रेड यूनियन ने समझा, पार्टियों ने समझा और 12-13 में उन्होंने एक आंदोलन किया था। 2 दिन का उसमें बंदी था यहाँ पे। 2 दिन के बंदी के बाद सरकार ने कहा कि हम ठीक है, हम न्यूनतम वेतन देंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाते हैं बोल के 15 में एक कमेटी बनाई। और 15 में एक कमेटी बनाई तो अभी 10 साल हो गए, 25 में 10 साल हो गए। तो 10 साल तक भी ये लोग न्यूनतम वेतन दिए नहीं और उसको लटका के रख दिए हैं। इस तरह से करके यहाँ के लोगों को, टी गार्डन के लोगों को न्यूनतम वेतन से, मिनिमम वेज से वंचित किया जा रहा है और ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जबकि सरकार चाहे तो तुरंत इसको न्यूनतम वेतन को वे लोग घोषित कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोविज़न भी है जिसमें विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके मिनिमम वेज सरकार दे सकती है। मिनिमम वेज का कमेटी बना दिया है, एडवाइजरी कमेटी बना के उस कमेटी के भरोसे छोड़ दिया, जिस कमेटी की करीबन 21 बैठकें हुई। 15 से लेके 25 तक करीबन 21 बैठकें हुई। किसी भी बैठक में किसी भी तरह की कोई निर्णय, अंतिम निर्णय नहीं हो पाया और इसके बाद इसको लटका के रखा गया। सरकार भी नहीं चाहती है कि यह लोगों को मिले। 132 रुपया जब था तो सरकार ने 18 रुपया बढ़ाने की घोषणा की। तब बगान के कुछ मालिक लोग इसको चुनौती देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में गए और उन्होंने चुनौती दिया। और चुनौती देने के बाद में जब कोर्ट ने देखा कि इन लोगों को न्यूनतम वेतन तो मिलता ही नहीं है, इन लोगों को तो उनसे बहुत कम दे के काम कराया जा रहा है, तब 1 अगस्त 1923 को हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इन्हें 6 महीने के अंदर आपने देना है, आपको मिनिमम वेज तय करके इन्हें देना है। लेकिन 6 महीने गुजर गए, सरकार ने नहीं दिया। फिर जब 6 महीने गुजर गए, सरकार ने नहीं दिया, तो खेत मजदूर समिति के लोगों ने इसको चुनौती देने के लिए फिर कोर्ट में गए। तो कोर्ट ने फिर से सुनवाई करके कहा कि इन्हें 1.5 महीना में आप दे दीजिए, लेकिन सरकार ने फिर भी 1.5 महीना में नहीं दिया। लेकिन खेत मजदूर समिति इसके बाद फिर से कोर्ट गई कि नहीं गई, उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से कोई समाचार नहीं आता है। तो हमें लगता है कि शायद वह फिर से कोर्ट में नहीं गए। इस तरह से करके सरकार को, मतलब मजदूर यूनियन की ओर से या पॉलिटिकल पार्टी की ओर से या मजदूरों की ओर से कोर्ट में किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं मिली। तो कोर्ट की बातों को वो टालने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने और एक छोटी कमेटी बना दिया। लेकिन जो लोग 10 साल से पहले वहाँ पे थे, वही लोग चाहते तो वो लोग वहाँ से इस्तीफा दे के वापस आ सकते थे, बाहर निकल सकते थे। लेकिन वो लोग फिर से एक छोटी कमेटी में गए और सरकार ने मिनिमम जो ये है वेतन का जो मसला है ना, उस मसले को प्रोडक्टिविटी कमेटी काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को दे दिए हैं, जहाँ से अभी तक किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आई है। और ये तो हो गई सरकार की ओर से। लेकिन यहाँ पे है टी गार्डन में जो लोग ट्रेड यूनियन में हैं या जो पार्टी है, वे लोग भी इस विषय में कोई आंदोलन नहीं करते हैं। कभी कभी मीटिंग में बोलते हैं हमें देना होगा, लेकिन आंदोलन नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई रैली नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई बंदी नहीं करते हैं। तो सरकार को मालूम है कि ये लोग मुख में तो बोलते हैं लेकिन रियल में सरकार को चुनौती देने वाले कोई नहीं है। इस तरह से करके आप लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, लेकिन लगता है उस लिखने से लोगों में, आम जनता में जागरूकता तो है, लेकिन सरकार को जो दबाव पड़ना चाहिए था वह नहीं है। यही है मतलब मेरे ख्याल से इसका एक कारण। जी धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों रोक कर रखी है 10 वर्षों से मिनिमम वेजेस? देखिए, पहले तो जो एग्रीमेंट होता था 3 साल के लिए, उस एग्रीमेंट में पहले 50 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपया बढ़ाया जाता था। फिर
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आई सामने, तो उसके डर से ये लोग एक बार 20% बोनस भी दिए। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जब दबदबा था उस समय 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें इन्होंने 3 से 6 रुपये तक का बढ़ाया था जी। तो मैंने सरकार दबाव की राजनीति समझती है, लेकिन आदिवासी विकास परिषद कमज़ोर हो गया, फिर इधर चुनौती देने वाले कोई नहीं रह गया है। तब सरकार उसको 15 में जो न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति बनाई थी ना, तो सरकार को नहीं लगता है कि ये समिति का मतलब कोई आउटकम निकले, उसका कोई निर्णय निकले और लोगों को मिले, क्योंकि सरकार को भारी चंदा मिलता है मालिकों से, मालिकों का जो संगठन है या मालिकगण जो हैं, और बहुत तो उनसे पैसा मिलता ही। और बहुत सारे यहाँ तक नेतागणों का चाय बागान चलता है, तो वो अपने चाय बागान में क्यों लोगों को 500 रुपया दे के काम कराएं, उनको जब 250 रुपये ही दे के काम कराया जा रहा है और उनको काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग क्यों 500-600 रुपया देंगे। यही एक चीज़ है कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है यहाँ, सामाजिक प्रेशर नहीं है, किसी तरह की कोई सामाजिक संगठन नहीं है, कोई मिल के कोर्ट में जाते नहीं हैं, तो सरकार को किसी भी तरह से चुनौती नहीं दिए जा रहे। पार्टियों को, सारी पार्टियों को, एक पार्टी के नहीं, सारी पार्टियों को चंदा चाहिए, चंदा मिलता है मालिकों से मिलता है, तो इसलिए वो लोग मालिकों के विरोध में उस आंदोलन नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए। हाल फिलहाल में देखा गया 5 डिसमिल भूमि, जी, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भूमि का तो मतलब सबसे पहले क्या बात हुई, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट आने के बाद में, आदिवासी विकास परिषद के आंदोलन के बाद में, बस्ती में जहाँ कहीं ज़मीन होगा उसको चाय बागान के लोगों को दिया जाएगा जी। ऐसे ही करके नागराकाटा के साउथ में तोंडूट एक टी स्टेट है या उधर ही, तो जिस ज़मीन को चाय बागान के लोगों को देने के लिए सरकार ने चिन्हित किया था, वहाँ पे कुछ घर बनाए गए थे और घर बनाने के बाद कुछ घरों का अलॉटमेंट भी हुआ था, लेकिन एक ही जगह में कितने लोगों को दिया जा सकता है। चाय बागान में करीबन 10 लाख परिवार रहते हैं, मतलब 4 लाख परिवार तो वहाँ पे काम करते हैं, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो काम करके निकल गए हैं, वो लोग भी चाय बागान में रहते हैं। 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से रहते रहते वो लोग चाय बागान के सिवा उनका और कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उनके कुछ नई पीढ़ी पढ़ लिख के बाहर काम करती है, तो इस तरह से करके उनके पास बागान में रहने के लिए एक मजबूरी है, तो वो लोग बागान में रहते हैं। इस तरह से करके 4 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन करीबन 8-10 लाख लोग चाय बागानों में रहते हैं। तो इस तरह से करके 8-10 लाख लोगों को बस्ती में कहाँ से ज़मीन दिया जा सकता। जब इस तरह की बातें हुई कि वहाँ पे लिमिटेड लोगों को ही ज़मीन दिया जा सकता है या उनको घर बनाया जा सकता है, तो मैंने कहा कि चाय बागान के लोग क्यों बस्ती में जाएं, चाय बागान के लोग उसी घर में क्यों न रहें जिस घर में हम लोग 3-4 पीढ़ी से रहते हैं। 176 साल हो गए और वहाँ हम लोग रहते हैं, तो जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर हमारा ज़मीन है, वो घर हमारा है। इसके पीछे की कई कहानियां हैं जिस पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि वो ज़मीन आखिर किसका है। तो जब अंग्रेज़ों का ब्रिटिश इंडिया था यहाँ 1864-65 में, इंडो भूटान जो ब्रिटिश इंडिया था ना, वो इस जगह को जीत लिया। विशेष करके डुवर्स की बात कर रहा हूँ। डुवर्स पूर्वी डुवर्स है जो असम में है, और पश्चिमी डुवर्स है जो यहाँ पे अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे चूँकि आसाम वहाँ चाय बागान बनाया गया था, तो यहाँ भी देखा गया कि माने डुवर्स का मतलब ये तराई एरिया, माने पहाड़ के नीचे वाला, यहाँ भी चाय बागान बनाया जा सकता है। तो सरकार ने कहा कि जिनको जिनको चाय बागान बनाना है वो यहाँ पे ज़मीन ले सकता है, और ज़मीन हम लोग उनको देंगे, उसके बदले उनको कुछ पैसा देना होगा, ताकि हमारा भी टैक्स है जो हमारा खजाना है वो भर सके। तो बहुत सारी कंपनी आए और उन्होंने पैसा दे के ज़मीन लिया और वहाँ टी गार्डन बनाया जी। तो जब ज़मीन लिया था ना, वो ज़मीन में उन्होंने पौधा लगाया जी। जो ज़मीन थोड़ा बचा वहाँ कारखाना लगाया, जो ज़मीन बचा वहाँ मैनेजर का घर बना और कुछ घर बाबुओं का बना।
उस समय तो टी गार्डन में कोई परमानेंट जॉब था नहीं मजदूरों का। मजदूर तो रांची से आते थे या फिर नेपाल से आते थे, 6 महीना काम करते थे, अगल बगल के गांव में रहते थे और चले जाते थे। जी। तो मजदूरों के लिए घर बनाने के लिए कभी टी गार्डन ने कोई जमीन सरकार से नहीं लिया, ना किसी कोई सरकार के पास किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स है कि सरकार ने टी गार्डन में काम करने वालों को बसने के लिए जमीन दिया था। जी। तो टी गार्डन जहाँ पे होता था वहाँ आसपास जंगल होते थे, नदी होता था, जंगल होता था। उस समय बहुत ही भयानक जंगल होता था, सांप बाघ होता था, ये सब होता था। तो आदिवासी लोग और नेपाली जो भी गोरखा लोग थे जंगल साफ करके अपने लिए घर बनाते थे और पास के ये टी गार्डन में काम करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 महीना इस टी गार्डन में काम किए इस गांव से जाके, कभी उस टी गार्डन में 2 महीना काम किए, कभी 6 महीना उस टी गार्डन में काम किए। तो वो लोग अलग अलग टी गार्डन में काम करते थे। तो यदि टी गार्डन की ज़मीन पे वो लोग बसे होते तो ऐसा टी गार्डन करने देता क्या? नहीं देता ना। तो अपना ज़मीन में ये लोग बसे हुए थे अपना गांव में, और ऐसे ही चल रहा था। टी गार्डन एक यूनिट होता था, इंडस्ट्रियल यूनिट होता था, वहाँ प्रोडक्शन होता था, वहाँ पैसे बनते थे चाय बेच के, और गांव में रहने वाले लोग आदिवासी और गोरखा लोग खेती बाड़ी करते थे, मुर्गी पालन करते थे, गाय पालन करते थे, सुअर पालन करते थे। बहुत लोग शिकारी भी होते थे, शिकार करके आधा दिन गुजारते थे, 15 दिन काम करते थे, 15 दिन खेतों में काम करते थे, 2-4 दिन शिकारी बन के इधर उधर करते थे। तो उनका जो गांव था ना, वो गांव कभी बगान का नहीं था। तो वो बगान वो लोग सेल्फ रिक्लेम किए थे। रिक्लेम का मतलब है कहीं पर ऐसी ही ज़मीन पड़ी हुई है ना, उसको जाकर डेवलप करना, उसमें घर बनाना, उसको रहने लायक बनाना, उसको क्लेमिंग बोलते हैं, लैंड क्लेमिंग बोलते हैं। तो इस तरह से करके आदिवासियों ने ज़मीन अपना लैंड क्लेमिंग करके वहाँ पे बस्ती बसाया और वहाँ वे रहने लगे, और 1947 तक ऐसे ही चलता रहा। बगान अलग था, बस्ती अलग था, बस्तियों का जो घर था, उनका वहाँ पे रहने का जो अधिकार था बिल्कुल अलग था। लेकिन हुआ क्या, जब आज़ादी मिली तो नई सरकार जो आई, भारत सरकार, उसने क्या किया, उसने बोला कि हम जनता के लिए नए कानून बनाए। तो बगान क्षेत्र में जब कानून बनाया, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 बनाया ना, तो उसमें लिख दिया कि जो भी प्लांटेशन में वहाँ काम करते हैं, बगान को उसको वहाँ रहने के लिए जगह देना पड़ेगा, उनको पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, लेटरिन की व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके लिए घर बना के देना पड़ेगा, रास्ता घाट बना के देना पड़ेगा। अब बगान के पास तो अपना कोई ज़मीन नहीं है ना, वो बगान कहाँ से देगा? जी। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई ज़मीन नहीं है, हम कहाँ से इनको बसाएंगे, कहाँ से इनको घर बना के देंगे? तब सरकार द वेस्ट बंगाल लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953 पास किया, और 54-55 में जितने भी बगान के आसपास जो आदिवासी बस्ती और गोरखा बस्ती था ना, उसको एक्वायर कर लिया, मैंने उसका अधिग्रहण करके ना उसको बगान को दे दिया। बोला लो मैं तेरे को ज़मीन देता हूँ और मैं तेरे को पैसा भी देता हूँ। तो क्या किया, 33.33% सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, 33.33 स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया, और 33.33 बगान को जो पैसा मिला, मतलब 100% जो पैसा दोनों सरकार से और बैंक से मिला ना, वो लंबे 21 साल तक के लोन के रूप में 33% मिला था, जिसमें 1% भी शायद ये नहीं था, ब्याज नहीं था। तो वो सारा का सारा मुफ्त में मिल गया ना जी। सरकार ने ये पैसा दिया, बगान ने छोटा छोटा घर बनाया, और उस घर के बदले में ना मजदूरों से उस घर का किराया भी लेने लगा। तो एक कानून है कि यदि किसी घर का जो निर्माण हुआ है, यदि 10,000 में हुआ है, और उस घर का यदि मालिक इंडस्ट्रियल मालिक जी, जो कि सरकार के नियम कानून का पालन करता है ना, 10,000 रुपये यदि उससे ले लिया, अपना जो भी खर्चा था ना पोस्टिंग, इसके बाद वो घर पे उसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है जी। तो इस तरह से करके जो भी क्वार्टर बना, जिस भी क्वार्टर का पैसा उन्होंने ले लिया,
अभी उस क्वार्टर का वो पैसा लेने लायक नहीं रह गए हैं, फिर भी आज के डेट में भी वो लोग पैसा लेते हैं और उसको घर को बना के भी नहीं देते हैं और कहते हैं ये घर मेरा है। अरे ज़मीन तो हमारे पुरखों का था, हमारे पुरखों की ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहण करके तुमको दिया था और तुमको देने के बाद घर बना के तुम उससे ज़मीन से क्या कर रहा था, पैसा भी ले रहा था। और मैंने कहीं पर पढ़ा था 1 एकड़ ज़मीन का आज के डेट में सरकार 52 रुपया ये देता है उसका कर गुजारा। हाँ, मैंने उसका टैक्स देता है। तो 1 एकड़ ज़मीन 52 रुपया देता है, तो 52 रुपया का हम लोग 1-1 हज़ार दे सकते हैं सरकार को उसके बदले जी। तो सरकार हम लोग को ज़मीन वापस दे दे। हमारी ज़मीन, सरकार को ज़मीन हम लोग को वापस देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? जब सरकार ने 53 के कानून में अधिग्रहण किया था ना जी, तो हमारे पुरखों से पूछ के नहीं किया था, बिल्कुल उसने उनको अंधेरे में रख के किया था। किसी भी तरह के एग्रीमेंट होता है या किसी भी तरह का सरकारी जो काम होता है ना, उसमें दोनों ओर से कम्युनिकेशन होता है। सरकार को यदि अधिग्रहण करना था तो प्रत्येक परिवार को एक नोटिस थमाना था कि ये ज़मीन हम सरकार अपने लिए सरकारी काम के लिए ले रहे हैं, इस ज़मीन के बदले तुम्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। सरकार ने कभी नोटिस नहीं दिया, कभी कंपनसेशन नहीं दिया। सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये ज़मीन जो तेरा था ना मैं इसको टी गार्डन को दे दिया हूँ, कभी नहीं कहा। हमारे लोगों को पता भी नहीं चला इसके बारे में। हमारे पुरखे लोगों को लगता था ये तो सरकारी ज़मीन है, सरकार ने ले लिया है, क्योंकि पुराने जो पुरखे थे ना वो तो मर गए। उसके बाद उनके बच्चे लोग आए, उनके बच्चों का पुरानी बातों से कोई नाता नहीं था, पुरानी बातों से कोई नाता नहीं था, इनको मालूम ही नहीं। वो बोलता था कि ये तो मैनेजर लोगों का है, ज़मीन कंपनी का है। लेकिन मैनेजर और कंपनी कहाँ से पैदा करके लाए थे ये ज़मीन को? अपने इंग्लैंड से ढो के लाए थे क्या? वो ज़मीन को हमारे पुरखों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसी ज़मीन को सरकार, स्टेट सरकार ने कंपनियों को दिया था। आज उस ज़मीन को वापस लेने का हमारा हक बनता है, क्योंकि कानून है। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने जो कानून पास किया उसमें साफ लिखा है, यदि सरकार को किसी भी तरह की सरकारी प्रयोजन के लिए कोई ज़मीन लेने की ज़रूरत होगी तो वह नोटिफिकेशन देगा, इंडिविजुअल नोटिफिकेशन देगा। प्रत्येक ज़मीन का खसरा नंबर, उसका प्लॉट नंबर, उसके बारे में न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट देगा। एडवर्टाइज देने के बाद में प्रत्येक आदमी को उसके एड्रेस में एक पेपर दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे ज़मीन को सरकार इस मुद्दे के लिए ले रही है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ में जी। तो सरकार का 13 का नियम ये भी कहता है यदि 5 साल में सरकार कोई ज़मीन का लिया हुआ का पूरा उपयोग नहीं करती है तो ज़मीन मालिक को वापस हो जाएगा। और वो यह कानून यह भी कहती है कि यदि किसी की ज़मीन लिया जा रहा है ना तो बिना कंपनसेशन दिए उस ज़मीन को लेने का जो प्रक्रिया होती है पूरी नहीं होती है। तो हमें तो कभी न नोटिस दिया गया, न कंपनी का कोई हम लोगों को कंपनी की ओर से या सरकार की ओर से कभी कंपनसेशन दिया गया। तो ये सरकार ने 1953 में वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत जो ज़मीन का अधिग्रहण किया था हमारे पुरखों का ना, वह अधिग्रहण आज भी अधूरा है और आज भी सरकार उस ज़मीन का पूरा मालिक नहीं है। आज भी हम लोग उस ज़मीन पे बैठे हैं तो उस ज़मीन पे हमारा अधिकार है। हम इस देश के आदिवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि ये तो देश आदिवासियों का है। बाकी दूसरे लोग, अंग्रेज लोग तो बाहर लोग के ही थे, बाकी दूसरे लोग यहाँ आए थे, वे लोग इमिग्रेशन के रूप में आए थे। इमिग्रेशन के रूप में आए हुए मालिक लोग आज आदिवासियों को कहते हैं तुमको हम ज़मीन नहीं देंगे, एनओसी नहीं देंगे सरकार को। सरकार कहती है एनओसी देगी तब हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। सरकार 5 डिसमिल ज़मीन देने वाली कौन होती है? अरे जिस ज़मीन में हम लोग का 50 डिसमिल है, 50 डिसमिल ना सही 18 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, वो पूरी ज़मीन हमारी है। उसमें सरकार 5 डिसमिल की ज़मीन क्यों देना चाहती है? कुछ लोग, हमारे लोग जो नौकरी वोकरी करते हैं ना सरकारी, वो कहते हैं अरे हमारे नाम पे तो एक भी ज़मीन नहीं है, और ज़मीन ले लो तभी हमारे नाम पे होगा। अरे ये लूटी हुई ज़मीन है। लुटेरों को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि लुटेरे तुमने लूट लिया ज़मीन, आज 5 डिसमिल ज़मीन का हम लोग को
मैंने वो पेपर दे दो, हम लोग उससे संतुष्ट हो जाएंगे। ये तो हमारे अधिकारों का अतिक्रमण हुआ, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है उसका अतिक्रमण, उल्लंघन है। ये ज़मीन हमारा है और हम लोग को पूरा ज़मीन मिलना चाहिए। आज ज़मीन छोटा छोटा हो गया है, छोटी छोटी भूखंड में हम लोग रहते हैं, लेकिन जितने में रहते हैं, चाहे 1 डिसमिल हो, चाहे 18 डिसमिल हो, चाहे 25 डिसमिल हो, पूरे के पूरे ज़मीन हमारे परिवार को मिलना चाहिए। उसमें 5 डिसमिल वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दार्जिलिंग के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये सब तो इसको समझे कि ये तो एक ठग वाला योजना है। उन्होंने पूरा वहाँ पे आंदोलन किया। सरकार ने कहा कि दार्जिलिंग में कोई सर्वे नहीं होगा। डुअर्स में सर्वे हो रहा है क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग भी सरकार के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तुम और हम जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो 5 डिसमिल ज़मीन के साथ में 1,20,000 रुपया भी ले लिए, उसमें से 10-10 हज़ार रुपया करके स्थानीय नेताओं को दे दिए। तो यदि हम 5 डिसमिल ज़मीन को स्वीकार करते हैं ना, तो हम अपना जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे ज़मीन का, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स ज़मीन पाने का है, हमारा फंडामेंटल राइट्स उस ज़मीन पे हमारा अधिकार का है। हम उस अधिकार को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से करके 5 डिसमिल ज़मीन का जो बातें हो रही है ना, उसमें मैं देखा कहीं कहीं पे 2-4 लोगों का मैंने जो पेपर दिया है, उसमें लैंड लोकेशन कहीं लिखा हुआ नहीं है कि खसरा नंबर ये, प्लॉट नंबर ये, फलना के ज़मीन के उत्तर में, फलना के ज़मीन के दक्षिण में, फलना के ज़मीन के पश्चिम में ये ज़मीन स्थित है। इस ज़मीन का टोटल क्वांटिटी इतना है, या इस ज़मीन का लैंगिट्यूड या लैटिट्यूड नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, ईस्ट में इतना है, वेस्ट में इतना है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ज़मीन का लोकेशन के बारे में जो सरकारी जो पेपर मिल रहा है ना, उसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से ज़मीन को सरकार ने 5 डिसमिल हमें दिया है? 5 डिसमिल, जिनके पास 5 डिसमिल से कम है उनके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो 5 डिसमिल ले सकता है। लेकिन वैसे क्या, जिनके पास 20-25-50 डिसमिल है, वो क्यों 5 डिसमिल ज़मीन लेगा? सरकार ने, अभी मैं एडवर्टाइजमेंट में तुम्हें दिखा रहा था, उसमें साफ लिखा है कि निशर्त, बिना शर्त बहुत जगह में साउथ बंगाल में ज़मीन दे रही है जी। हमारे साथ में क्यों ऐसा स्वार्थ, ये क्या शर्त लगा के हमें ज़मीन दिया जा रहा है? हमारे नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि 5 डिसमिल ज़मीन बगान के बाहर ऐसे जगह में दिया जाएगा जो परित्यक्त भूमि है, जो अनयूज्ड है, ठीक है जी। उसमें ओनली वहाँ रहने का अधिकार होगा। उसमें क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल ज़मीन नहीं होगा, वो हेरिटेबल होगा। मतलब बाप के बाद में बेटा को ज़मीन होगा। जो बेटा पढ़े लिख के चला जाएगा ना बगान से, उन लोगों का तो ज़मीन हमेशा गया, क्योंकि वो ज़मीन उनके नाम पे हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरह से करके चासुंदरी बनाई हैं लोग, चासुंदरी घर में भी वही हाल है। चासुंदरी घर को घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक रूम बनाया नहीं जा सकता है, रूम को घटाया नहीं जा सकता है, वहाँ दुकान नहीं लगाया जा सकता है, कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी करोगे तो उस घर से निकाल दिया जाएगा। आज भी टी गार्डन में हम लोग जो घर में रहते हैं, घटाते हैं बढ़ाते हैं तो बगान बोलता है ये घर से निकलो, तुमने गलत किया है। तो अभी जो नया 5 डिसमिल का जो ज़मीन है ना, उसमें भी वही है कि उसको ना घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है, ना उसमें हम लोग उसको बेच सकते हैं, ना उसका कोई पेपर बनाया जा सकता है, ना बगैर ऋण लिया जा सकता है बैंक से, ना हम किसी को उसको पैसे में बेच सकते हैं। तो इस तरह से करके जो शर्तों वाला जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन हम लोग को क्यों चाहिए? जो ज़मीन हमारे पुरखों ने खड़ा किया, पुरखों ने बनाया, उस ज़मीन पे इस तरह की शर्तें क्यों ला दी जा रही है? इसलिए मैं बोलता हूँ 5 डिसमिल ज़मीन का जो अधिकार की जो बातें कर रहे हैं ना, वो बकवास है। वो हमारे लोगों को अधिकार विहीन करेगा, लैंडलेस बनाएगा। न्यूनतम वेतन नहीं देने के कारण आज हम लोग गरीब हो जा रहे हैं, हमारे पास भूमि नहीं है।
जबकि हम लोग इस देश के वासी हैं, इस देश के आदिवासी हैं। हमारे पास ज़मीन नेचुरल ढंग से आना चाहिए, ज़मीन का खतियान नेचुरल ढंग से आना चाहिए, ज़मीन के मालिकाना नेचुरल ढंग से आना चाहिए। कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार नहीं बोल सकता है कि ये ज़मीन जो तुम्हारे पास 200 साल से था उसमें से तुमको हम 5 साल के लिए आए हैं, हमारे पास ताकत है, तुमको सिर्फ 5 डिसमिल देंगे, वो भी रेहिटेबल होगा, मतलब रहने के लिए होगा। हाँ, मतलब ओनली रहने के लिए होगा, उसको तुम ना बेच सकेगा, ना बिक्री कर सकेगा, ना कोई दुकान बना सकेगा, ना वहाँ कारखाना लगा सकेगा, ना तुम कुछ कर सकेगा। तुम कुछ भी करेगा तो हम सरकार की ओर से निकाल देंगे। आज जो लोग 1,20,000 रुपया ले रहे हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कल ये सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, बोलेगी कि तुम्हारे ज़मीन किधर है तुम बताओ। उनके पास जो पेपर रहेगा ना, उस पेपर में लोकेशन ही नहीं है ज़मीन का। वो कहाँ से ज़मीन बताएगा कि कहाँ वो मेरा लोकेशन, कहाँ पे ज़मीन है बोल के। तो उनके पास तो ज़मीन का ही नहीं। वो बोलेगा तुम तो 1,20,000 रुपया ऑलरेडी ले चुके हो, तुम तो सरकार की योजना को स्वीकार कर चुके हो, तो तुम्हारा ज़मीन यहाँ पर नहीं है, तो मैं तुमको देता हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वहाँ ये ज़मीन है, वहाँ तुम जाओ रहो। वो बोलेगा मैं नहीं जाता हूँ, तो तेरा नाम काट देता हूँ मैं। लैंडलेस बनाने का, गरीबी बनाने का ये सबसे बड़ा सरकारी योजना है। इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं, तुम भी लिख रहे हो, मैं भी लिख रहा हूँ। मैंने इसके लिए 2-3 वेब पेज भी बनाया, मैंने यूट्यूब भी बनाया, लेकिन लोग शायद देखते नहीं हैं, देखते भी हैं तो उसको सब्सक्राइब करते नहीं हैं। उनको मालूम नहीं है कि मीडिया की जो ताकत है उसमें सब्सक्राइब करना भी एक सहायता करना है, मीडिया की जो ताकत है उसमें शेयर करना भी एक ताकत है। जो लोग नहीं जानते हैं उसे शेयर करके उसको दिखाना, उसको बताना भी एक आंदोलन है। और हमारे लोग यही सब चीज़ों को नहीं जानते। उन्हें लगता है कि ये तो फलने का वीडियो है, अरे मैं क्यों शेयर करूं, मैं क्यों सब्सक्राइब करूं, मैं सब्सक्राइब कर जाऊंगा। इस तरह की जो गलत बातें हैं ना उन लोगों को, तो देखिए मैं देखा हूँ यहाँ पे पूरा देश में ओबीसी आंदोलन चल रहा है। ओबीसी आंदोलन इतना इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई एक आदमी एक चीज़ लिखता है ना, आधे घंटे में 150, 200, 500 शेयर हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक महीना में 1-1 लाख शेयर हो जाता है। और एक ही चीज़ एक आदमी लिखता है, एक आदमी दिमाग से काम करता है, तो वो तो सभी के लिए करता है ना, तो उसको सभी तक पहुँचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे चाय बागान के लोगों को, विशेष करके पढ़े लिखे लोगों को मैं बोलूँगा, उनको कोई सेंस नहीं है। वो लोग ना शेयर का सेंस जानते हैं, ना लाइक का सेंस जानते हैं, ना मीडिया का सेंस जानते हैं। इसीलिए सरकार बिल्कुल चिंता नहीं करती है कि यहाँ का पार्टी मेरे विरोध में कोई आंदोलन करेगा, यहाँ कोई बंदी होगा, यहाँ रोड बंदी होगा या किसी तरह की होगा, और मेरे को अपनी जो गलत नीति है, चाहे वह न्यूनतम वेतन का या ज़मीन का या भूमि का, वह वापस लेने की ज़रूरत नहीं है बोल के समझती है। इसलिए वो बिल्कुल चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। यहाँ के लोग राजनीति को अपने ही बगनियार को हराने के लिए यूज करते हैं और कलकत्ता और दिल्ली के लोगों को जिताने के लिए यूज करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि कलकत्ता और दिल्ली के लोगों को जिता के अपने लोगों की जो अधिकार है उसको हम लोग हरा रहे हैं, अपने लोगों को हम लोग गरीब बना रहे हैं, अपने लोगों को हम बेघर कर रहे हैं, अपने लोगों को हम न्यूनतम वेतन से वंचित कर रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है। इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार बिल्कुल चिंता नहीं करती है। आप बताओ। जी, जैसे जब चाय सुंदरी योजना या फिर 5 डेसिमल ज़मीन का प्रचार कर रहे थे कुछ सत्ताधारी दल के नेता, तो उनका ये भी कहना था बीच में कि पूर्वजों का घर भी आपका रहेगा और 5 डेसिमल पट्टा भी आपका रहेगा। तो इसमें बहुत सारे लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं। देखिए को जी, अभी मैं बता रहा, पवन खेड़ा बोल के कांग्रेस नेता हैं, बहुत मंत्री भी थे जी। पवन खेड़ा के नाम पे 2 वोटर आई कार्ड मिला जी। उसकी पत्नी के नाम पे 2 वोटर आई कार्ड मिला जी। तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसके विरुद्ध में FIR किया जाए जी। 2 वोटर ID रखना कानूनन जुर्म है जी। 2 बीवी रखना कानूनन जुर्म है जी। 2 राशन कार्ड बनाना जुर्म है, 2 क्या कहते हैं पासपोर्ट बनाना जुर्म है। तो प्रत्येक चीज़ों का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। इस देश में सरकार के पास जितने भी संसाधन है ना, उस संसाधन से लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए सरकार बजट पास करती है, संसाधन लगाती है। उसमें एक बहुत बड़ा एक नियम है, किसी भी आदमी को एक ही चीज़ 2 बार
नहीं मिलेगा। एक आदमी को 2 बार बैंक ऋण माने घर बनाने के लिए नहीं मिलेगा। एक ही आदमी को बगान से या सरकार से 2 बार ज़मीन नहीं मिलेगा। एक ही आदमी को 2 नौकरी नहीं मिलना चाहिए, है ना। प्राइवेट कर सकता है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। तो सरकार की जितने भी नियम कानून है वो कहता है कि कोई भी चीज़ मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगा, या तो आप पुराना घर रख लो या फिर नया घर रख लो। दोनों घर नहीं मिलेगा। 2 हाथ में लड्डू नहीं मिल सकता है, या तो लड्डू को आप खाओ या हाथ में रखो, एक ही लड्डू रहेगा, 2 लड्डू नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करके हमारे लोगों को ये नियम कानून मालूम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं काफ़ी दिन तक काम किया, प्राइवेट में भी काम किया, मीडिया में काम किया, अमेरिकन कंपनी में काम किया, तो मैं कहीं भी नहीं देखा कि किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्था में एक ही आदमी को 2 तरह से उनको लाभ दिया जाए बोल के, कहीं भी मैं नहीं देखा। तो ये कौन लोग कहते हैं कि ये घर भी मिलेगा, वो भी घर मिलेगा। यदि ये बोलते हैं ना तो उनको अपना पूरा कोर्ट का पेपर में लिख के दे जनता को कि मैं इतना तारीख को बोल रहा हूँ, कोर्ट का पेपर में मैं दे रहा हूँ, यदि ये तुम्हारा ये नहीं होगा तो मैं अपना इतना लाख रुपया मैं दूंगा। ऐसा करके कोई लिख के देना, मैं विश्वास कर लूँगा कि वो ठीक कर रहा है। लोगों को भरमाने के लिए बोलना या किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह से गरीब लोगों के साथ मजाक उड़ाना बहुत गलत चीज़ है ये। जी, आजकल ऐसा समय आ चुका है कि यूट्यूब में 6 सेकंड का जो ऐड आता है उसे भी मतलब लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो इतना लंबा वीडियो बन रहा है, मैं खुल के बोल रहा हूँ जी। तो दादा ये कैसे, मतलब ये जो मिनिमम वेजेस है और या फिर ज़मीन का अधिकार जो मूलभूत मुद्दा है जी, तो उनको क्या रास्ता है पाने का? देखिए, मिनिमम वेज के लिए मैं बोलता, मिनिमम वेज ऑलरेडी कोर्ट में है जी। कोर्ट में एक खेत मजदूर वाले गए थे जी। एक बार तो उन्होंने अवमानना मामला दायर करके 1.5 महीना में एक ऑर्डर निकाला था। वो 1.5 महीना भी चला गया, 24 भी चला गया, 25 भी अभी चला जाने वाला है। अभी तो ये आने वाला है, चुनाव आने वाला है 26 में। तो यदि कोई ट्रेड यूनियन या कोई जो बगान में जो लोग काम करते हैं वो लोग अपने मौलिक अधिकारों की बात को लेके कोर्ट में जाके बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोर्ट इस विषय में आप डिसीजन दीजिए बोल के केबिएट बोलते हैं, वो केबिएट यदि दाखिल करें तो मिनिमम वेज के लिए सरकार को कोर्ट आदेश दे सकता है। और या तो आदेश यदि नहीं भी देगा ना तो खुद एक कमेटी करके कोर्ट बोल सकता है कि मैं एक कमेटी कर, तो उसको 1 महीने का समय देके वो कहता है, या फिर वो बोल सकता है कि न्यूनतम वेतन का जो 6 महीने में जो नोटिफिकेशन निकलता है सरकार के, उसी को आधार बना के वो ये फिक्स कर सकता है। इस तरह का न्यूनतम वेतन मिल सकता है। लेकिन न्यूनतम वेतन यहाँ कोई मांग ही नहीं रहा है, कोई पार्टी नहीं मांग रहा है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं मांग रहा है, कोई सामाजिक संगठन नहीं मांग रहा है। दूसरी बात घर का है, तो घर का क्या है, ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन हमारा है। उसमें है लिमिटेशन एक्ट में कहता है कि जिस ज़मीन पे आप 12 साल से ज़्यादा बस गए हो उस ज़मीन पे आप अपना हक जता सकते हैं। हम लोग तो 176 साल से बसे हुए हैं इस ज़मीन पे। सरकार कहती है हमारा है, मान लीजिए सरकार की भी ज़मीन है, फिर भी हम 176 साल से बसे हैं तो ज़मीन हमारा है। और सरकार ने उस ज़मीन का जो दिया था, कंपनी को अधिकार दिया था ना, वो अधिकार में कंपनी ऑलरेडी ज़मीन के बदले में, घर के बदले में हम लोग से किराया वसूल चुका है। उस ज़मीन पे पिछले 20-25 साल से किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट काम नहीं कर रहा है। यदि सरकार का होता, ज़मीन कंपनी का होता तो डेवलपमेंट करता ना। आज उस ज़मीन को उन्होंने छोड़ दिया है। आज उस ज़मीन पे रह के हम लोगों का फंडामेंटल अधिकार का हनन हो रहा है। वे लोग हमारे घर का भाड़ा भी ले रहे हैं, हमारा क्या कहते हैं, बोनस के नाम पे 20% हमारा डेली का काट भी रहे हैं, लेकिन हमें बोनस नहीं दे रहा है। इस बार तो खैर सरकार ने दे दिया क्योंकि चुनाव आ गया है। चुनाव से पहले यदि ज़्यादा आंदोलन होगा तो हो सकता है नया अलग स्टेट की आंदोलन शुरू हो जाए या फिर मिनिमम वेज का शुरू हो जाए बोल के उन्होंने दिला दिया। और मालिक लोग भी दे दिए चुपचाप से मालिक लोग कैसे दे दिए? यदि उनके पास पैसा नहीं होता तो नहीं देते ना, उनके पास है इसलिए तो दिए हैं जी।
आज 20% वो लोग चुपचाप से दे रहे हैं। इसका मतलब इनके पास पैसे की कमी नहीं है। जितने भी तरह के जो आंदोलन होता है, लास्ट ईयर जो हुआ था 16% दिया था, इसके बाद कहीं कहीं तो और भी कम दिया था। तो वो हमारे साथ मतलब गलत ढंग से व्यवहार होता है, इसीलिए हम लोग को मिला था। अभी हम लोग को सबको 20% मिल रहा है और चुपचाप से मिल रहा है। किसी तरह की कोई हल्ला नहीं है। तो मैंने कंपनी के पास पैसा है तभी तो दे रहा है। इसी तरह कंपनी के पास इतना पैसा है कि हम लोग को मिनिमम दे सकता है, मिनिमम वेज दे सकता है। सरकार उसको एक विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके मिनिमम वेज देने के लिए बोल सकती है। सरकार ये ज़मीन को एक नोटिफिकेशन निकाल के बोल सकती है कि जो लोग पिछले 50 साल से रह रहे हैं जिस ज़मीन पे, उसको एक सबूत देना पड़ेगा कि वो 50 साल से रह रहे हैं, तो उनको वो ज़मीन का पूरा अधिकार मिल जाएगा। बोल के ऐसा ज़मीन भी मिल सकता है, मिनिमम वेज भी मिल सकता है, लेकिन मांगने वाला चाहिए। यहाँ तो मांगने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग के लिखने से उसका कितना इम्पैक्ट है मुझे मालूम नहीं है। जनता में कितने लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तरह से करके यहाँ पे योजना बनाना होगा। सब पार्टियों के एक साथ मिल के करना पड़ेगा कि इलेक्शन आएगा जाएगा, इलेक्शन में कौन जीतेगा कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमारा समाज है, हमारा गार्डन का समाज है, हमारा बगनियार समाज है। हम लोग सब मिल के सरकार से करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी में रहते हैं, हम लोग सरकार से कहते हैं कि ज़मीन का और न्यूनतम वेतन हम लोग को दिया जाए। ये तो सब पार्टी एक जॉइंट में स्टेटमेंट डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरे से अपना ही घर के, अपना ही माँ बहन के, अपने ही माँ बाप के लिए, अपना ही खानदान के लिए, अपना ही गांव घर के लिए एक साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आज आपके कारण मैं ये सब बातों को मैं वीडियो में बोला। आमतौर से मैं लिख के बोलता हूँ, वीडियो में मैं आमतौर से अपना चेहरा नहीं दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाता हूँ, जितना अच्छी तरह लिख पाता हूँ उतना अच्छी तरह बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए एक नेताजी का जो कैपेसिटी होता है अपने में नहीं है। मैंने चुनाव ज़रूर लड़ा था, लेकिन इसलिए लड़ा था कि मैं जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मैं लड़ा था कि कम से कम टी गार्डन के जो समस्या हैं, मसले हैं, उसको मैं मीडिया में हाईलाइट कर सकूँगा बोल के। और मैंने बखूबी वो काम किया था, क्योंकि जितना मेरा मतलब ये नहीं था, उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि मैं टी गार्डन की जो बातें हैं फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंचाऊं। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसे ऐसे जगहों से मुझे वोट मिला जहां बांग्ला भाषी लोग हैं, जहाँ पे मतलब चाय बागान वाले नहीं हैं, वहाँ से भी मुझे वोट मिला। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम्हें कि तुम आए और तुम आके यहाँ पे हमें कम से कम एक बात करने का मौका दिया। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद।